फिल्म की शुरुआत होती है नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों से, जहां हम एक लड़के को भागते हुए देखते। वो बहुत डरा हुआ था और किसी से भाग रहा था। उस लड़के के चेहरे पर एक बर्थ मार्क भी था। भागते भागते वह एक गड्ढे में गिर जाता है और फिर कोई उसके ऊपर बर्फ डालने लगता है। वह उसे बर्फ में जिंदा दफन करना चाहता था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें उस लड़के के माता पिता बहुत परेशान नजर आते हैं। उन्होंने उसे ढूंढते ढूंढते हार मान ली थी। ये केस पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। उस लड़के की माँ बताती हैं कि उनका बेटा हमेशा की तरह खेलने गया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद हम कई न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जिनमें एक ही बात दोहराई जा रही होती है कि आसपास के पहाड़ों से बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। माना जाता है कि वहाँ 100 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह जानकारी नहीं मिल सकी कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या। यह सब साल 1975 से हो रहा था। अब कहानी साल 2006 में आती है, जहां हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो उन्हीं पहाड़ों में स्कीइंग करने जा रहे होते हैं। इस ग्रुप में 2 कपल्स हैं, एरिक और विक्टोरिया, माइकल और एना, और इनका सिंगल दोस्त मार्टी। सभी दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि ये ईस्टर फेस्टिवल का समय था और इनके लिए ऐसे मौके पर स्कीइंग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो शहर से काफी दूर एक पहाड़ी इलाका था। बिना समय गवाए वो लोग एक ऊंची पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते। उन्होंने ये सुनसान जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि वे लाइन में लगकर हजारों लोगों के बीच स्कीइंग नहीं करना चाहते थे। जब वे लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, वहां का खूबसूरत नज़ारा देखकर वे दंग रह जाते। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद सभी स्कीइंग करते हुए नीचे आने लगते। शुरुआत में सब कुछ ठीक था और वे काफ़ी मज़े में थे, लेकिन फिर कुछ बुरा हो जाता है क्योंकि मार्टी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह बुरी तरह गिरता है जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। उसके दोस्त तुरंत उसकी मदद के लिए आते। मार्टी बहुत दर्द में था। वे लोग जल्दी से उसके जख्म पर एक कपड़ा बांध देते हैं ताकि खून बहना रुक सके। विक्टोरिया उसकी हड्डी को वापस जोड़ने की कोशिश करती है, मगर उसे प्रॉपर इलाज की ज़रूरत थी। अब समस्या यह थी कि ये लोग बहुत दूर आ गए थे, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था और शाम होने वाली थी। एरिक कहता है कि शहर वापस जाने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए आसपास मदद ढूंढनी चाहिए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है। उन्हें लगता है वहाँ पर लोग होंगे जो उनकी मदद कर सके। मार्टी अपने टूटे पैर के साथ चल नहीं सकता था, इसलिए वे लोग उसे एक स्लेड पर लिटा देते। कुछ देर बाद ये लोग उस इमारत तक पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा होटल था, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं था। यह जगह पूरी तरह से खाली थी। एरिक मेन गेट को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो अंदर से बंद था। मजबूरन वो एक खिड़की से अंदर गया, गेट को खोला और उसके बाकी साथी भी अंदर आ गए। अंदर सामान बिखरा हुआ था, जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। वहां बिजली भी नहीं थी। तो अब वे लोग फैसला करते हैं कि वे खुद मार्टी का ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया अपने दोस्तों से कहती है कि वे आग जलाए और कुछ शराब की बोतल्स ढूंढ लें ताकि वे मार्टी के पैर को सीधा कर सके। आसपास देखने पर उन्हें कुछ चीजें मिल जाती हैं, जिनमें एक ग्लू भी था। विक्टोरिया के बैग में कुछ पेन किलर्स भी थे, जिनसे वे लोग मार्टी के जख्मी पैर का इलाज शुरू कर देते। अभी के लिए उसका जख्म कुछ हद तक ठीक था। अगली सुबह मार्टी को हॉस्पिटल पहुंचाना ही होगा। ये लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सुबह तक यहाँ मदद पहुंच जाएगी, इसलिए वे इसी होटल में रात बिताने का फैसला करते हैं। एरिक और एना उस होटल को अच्छे से देखना चाहते थे, जबकि विक्टोरिया मार्टी के साथ रुकती है। वे तीनों एक कॉरिडोर से गुजरते हैं जहां दोनों तरफ कई कमरे थे। उनकी नज़र एक इमरजेंसी एक्स की जगह पर जाती है जो अपनी जगह से गायब थी, लेकिन वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद वे बेसमेंट में जाते हैं, जहां देखने पर उन्हें एक जनरेटर मिल जाता है। एरिक उसे ऑन करने की कोशिश करता है। बाहर जब मार्टी और विक्टोरिया बातें कर रहे थे तो अचानक उन्हें मेन गेट खुलने की आवाज़ आती है। विक्टोरिया तुरंत देखने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इस बीच एरिक ने जनरेटर चालू कर दिया था और पूरी बिल्डिंग में रोशनी हो जाती है। साथ ही वहां म्यूजिक भी बजने लगता है। ये देखकर उन लोगों को काफ़ी खुशी होती है। अब एरिक विक्टोरिया के पास आ जाता है, जबकि एना और माइकल एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ था, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। दरवाजे के लॉक टूटने के निशान भी थे, जैसे कोई वहां फंसा हो। खैर, बाद में वे सब साथ बैठकर म्यूजिक और ड्रिंक का मजा लेते हैं।
इस बीच विक्टोरिया होटल का रजिस्टर देखती है जिसमें कई गेस्ट्स की एंट्रीज थी। उसे एक नोट भी मिलता है जो किसी गेस्ट ने लिखा था। हम जानते हैं कि तुम अपने लड़के को ढूंढ लोगी। ये उस डायरी का आखिरी नोट था जिस पर साल 1975 की तारीख लिखी थी, यानी लगभग 30 साल पहले। अब वे लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ से कोई गायब हुआ होगा। फिर विक्टोरिया को एक फैमिली फोटो मिलती है जिसमें एक कपल के साथ उनका बेटा था और ये वही लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पार्टी खत्म होने के बाद माइकल और एना ऊपर के एक कमरे में चले जाते। एरिक और विक्टोरिया नीचे मार्टी के साथ थे। जब माइकल एना के करीब आने की कोशिश करता है तो एना कहती है कि उसे थोड़ा समय चाहिए। यह सुनकर माइकल को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि एना बस उसकी भावनाओं के साथ खेल रही है। एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उससे प्यार करती है, बस चाहती है कि वह उसे अच्छे से समझे। लेकिन माइकल को यह बात बुरी लगती है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। जब एना अकेली होती है तो वह नहाने चली जाती है। जब वह वॉशरूम में होती है तो कोई उसके पीछे से गुजरता है। वह सोचती है कि शायद यह माइकल होगा, इसलिए वह देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह घबराकर जल्दी से अपना सामान उठाने लगती है ताकि अपने दोस्तों के पास जा सके। लेकिन जैसे ही वह अपना सामान उठा रही होती है, एक अजनबी आदमी उसके सिर पर वार करता है। एना मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन म्यूजिक तेज होने की वजह से कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। एना जख्मी हालत में बाहर भागने की कोशिश करती है। वह माइकल को देखती है जो उदास बैठा शराब पी रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वह कातिल एना को खींच कर ले जाता है। अगली सुबह माइकल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह एना के कमरे के बाहर ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। मिशेल दरवाजे पर नॉक करके उससे माफी मांग रहा था, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो माइकल नाश्ता कमरे के बाहर छोड़कर चला जाता है, यह सोचकर कि एना अब भी नाराज है। अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए एरिक पास के टाउन में जाने वाला था ताकि मदद ला सके। मौसम अब भी बहुत खराब था, लेकिन एरिक ने ठान लिया था कि वह अपने दोस्तों के लिए मदद लेकर आएगा। तूफान की वजह से उसे आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एरिक देखता है कि बर्फ पर खून के निशान है। वह घबरा जाता है और उन निशानों का पीछा करता है। तब उसे अपने सामने एना की लाश मिलती है। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, वही कातिल जिसने एना को मारा था पीछे से आकर एरिक को भी खत्म कर देता है। इस बीच होटल के अंदर लाइट्स झिलमिलाने लगती है, इसलिए माइकल और विक्टोरिया बेसमेंट जाते हैं। उनके जाने के बाद मार्टी की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वहां कोई नहीं है। वह सबको आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब थोड़ी घबराहट के साथ वह खुद ही अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर बेसमेंट में माइकल और विक्टोरिया जनरेटर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है। दोनों उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। उन्होंने देखा कि अंदर बहुत सारा सामान रखा था, जैसे बहुत सारे ग्लासेस, कुछ अंगूठियां, कार कीज। उन्हें लगता है कि शायद ये होटल के मालिक का सामान होगा। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो शायद किसी के इस्तेमाल में था। साथ ही उन्हें कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े मिलते हैं, जिनमें ज्यादातर उस छोटे लड़के की बातें हो रही थीं जिसके चेहरे पर निशान था। एक खबर में इस होटल के बारे में लिखा था ईविल होटल, यही नाम दिया गया था इसे। और तब उन्हें अंदाजा होता है कि जिस होटल में वे रुके हैं वे 30 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ कुछ बुरा हुआ था। फिर वे सोचते हैं कि अगर ये होटल इतने सालों से बंद था तो यहाँ ये नई चीजें जैसे कैप्स और सनग्लासेस कहाँ से आईं? उन्हें ज्वेलरी और कार की चाबियां भी मिलती है। और तब वे लोग समझ जाते हैं कि वहां कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे तुरंत उस कमरे से बाहर निकलते। सबसे पहले वे लोग एना को लेने जाते, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि जमीन पर बहुत सारा खून फैला हुआ था और एना वहां नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मार्टी किचन में जाकर बीन्स का एक जार उठाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाता। जब माइकल ऊपर आता है तो वह मार्टी की चीख सुनता है, इसलिए वह भागकर उसे देखने जाता है। जब माइकल वहां पहुंचता है तो दरवाजे से खून बाहर आ रहा होता है। वह घबराकर आगे बढ़ता है। मार्टी वहीं जमीन पर पड़ा होता है। लगता है कि जार खोलते वक्त वह गिर गया था और वह खून नहीं बल्कि बीन्स का पानी था। माइकल उसकी मदद करता है। तब तक विक्टोरिया भी भागती हुई नीचे आती है। वह बहुत डरी हुई थी और वह उनसे कहती है कि एना के साथ कुछ तो हुआ है। वे लोग जल्दी से उस कमरे में जाते हैं जहां माइकल को एना का खून से सना हुआ नेकलेस मिलता है। वे सभी बहुत डरे हुए थे।
जब वे तीनों वहां से निकलने लगते हैं तभी अचानक उन्हें किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है। इस आवाज से घबराकर वे तीनों एक कमरे में चले जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब विक्टोरिया कहती है कि उन्हें एरिक के आने का इंतजार करना चाहिए जो उनके लिए मदद लाएगा, लेकिन माइकल को लगता है कि वे ज्यादा देर तक यहां छिप नहीं सकते। साथ ही उसे ऐना को भी ढूंढना था क्योंकि उसे नहीं पता कि वे मर चुकी है या अब भी जिंदा है। इसलिए वे बाहर निकल जाता है ताकि ऐना को खोज सके। नीचे पहुंचकर वह एक चाकू उठाता है और कमरों को चेक करने लगता है। वह जोर जोर से ऐना को आवाज लगाता है। तभी अचानक वह कातिल उस पर हमला करता है, लेकिन माइकल किसी तरह बच जाता है। वह भागकर मेन डोर से बाहर निकल जाता है। जब कातिल बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। असल में माइकल छत के ऊपर ही छिपकर उसके जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस तूफान में वह बहुत दूर नहीं जा सकता। जैसे ही वह कातिल थोड़ा आगे गया, माइकल दोबारा अपने दोस्तों के पास आता है और बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा आदमी देखा जिसके पास एक कुल्हाड़ी थी। वे सभी बहुत डर गए थे। थोड़ी देर बाद माइकल विक्टोरिया से कहता है कि उन्हें मौका देखकर भाग जाना चाहिए। अब क्योंकि मार्टी चल नहीं सकता तो वह कहता है कि उसे यहीं छोड़कर मदद लानी होगी, लेकिन विक्टोरिया उसे मौत के मुंह में छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए माइकल गुस्से में अकेला ही वहां से निकल जाता है। वह पास की एक शेड की तरफ भागता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई काम की चीज मिलेगी, लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी क्योंकि वह एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। उसकी चीखें उसके दोस्तों ने भी सुन ली थी। मिशेल किसी तरह खुद को छुड़ाकर शेड के अंदर ले आता है, लेकिन कातिल भी उसके पीछे ही था। मिशेल छिपने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल ने उसे ढूंढ निकाला और फिर वह उसके दोस्तों के सामने ही उसे बेरहमी से मार डालता है। यह भयानक नजारा देखकर मार्टी और विक्टोरिया भी फैसला करते हैं कि उन्हें यहां से भागना ही होगा। विक्टोरिया मार्टी को सहारा देकर कमरे से बाहर निकालती है और दोनों एक स्टोरेज रूम में जाकर छिप जाते हैं। विक्टोरिया को कोई ऐसी चीज ढूंढनी थी जिससे वह उस कातिल का सामना कर सके। वह मार्टी को वहीं छोड़कर कुछ खोजने निकल जाती है। सबसे पहले तो वह उसी शेड में जाती है जहां पहले माइकल गया था। थोड़ा खोजने पर उसे वहां एक स्लेड मिल जाता है, लेकिन वह बहुत भारी था जिसे वह हिला भी नहीं पाती। तभी उसकी नजर एक शॉटगन पर पड़ती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोली बची थी। ये देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वह होटल वापस जाने का फैसला करती है। वह मार्टी को बताती है कि उन्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा उस कातिल को मारने का, लेकिन वह यह रिस्क लेने के लिए तैयार थी। दोनों बेसमेंट की तरफ जाते हैं जहां विक्टोरिया को लगता है कि कातिल छिपा हुआ होगा। सबसे पहले वह जनरेटर बंद करती है और फिर उस खुफिया कमरे में जाती है। वहां उसने ऐना और माइकल की लाशें भी देखी, जिससे उसका दिल टूट गया। जब वह थोड़ा आगे बढ़ती है तो अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वह बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन तभी वह देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि एरिक है। उसे देखकर विक्टोरिया को बहुत खुशी होती है, लेकिन एरिक भी बुरी तरह घायल था। इसलिए अब विक्टोरिया सबसे पहले खतरे से निपटने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद वे लोग कातिल के कदमों की आवाज सुनते हैं। जैसे ही वह सामने आया, विक्टोरिया उस पर बंदूक चलाने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी वह कातिल अपनी टॉर्च बंद कर देता है, जिससे वहां अंधेरा हो जाता है और विक्टोरिया को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मार्टी विक्टोरिया से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन विक्टोरिया ऐसा नहीं करती क्योंकि एरिक भी जिंदा था। थोड़ी देर बाद कातिल वापस आता है और विक्टोरिया गोली चलाती है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती क्योंकि उसने अपने सामने एरिक को खड़ा कर लिया था। इसके बाद वह एरिक को भी उनके सामने ही मार देता है और अब वे दोनों फंस चुके थे। मार्टी हिम्मत करके विक्टोरिया से बंदूक ले लेता है और उससे कहता है कि वह भाग जाए। विक्टोरिया न चाहते हुए भी उसे वहां छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद कातिल मार्टी को भी मार देता है। विक्टोरिया बाहर भागकर अपना स्कीइंग का सामान पहन लेती है। वह उस बर्फीले तूफान में भागने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब विक्टोरिया को होश आता है तो वह देखती है कि वह एक स्लेड पर बंधी हुई है और उसके साथ उसके मरे हुए दोस्तों की लाशें भी थी। कातिल सबको एक गहरे गड्ढे तक घसीट कर ले जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विक्टोरिया अब भी जिंदा है। जब वह एक एक करके सभी लाशों को उस गड्ढे में फेंक रहा था तो विक्टोरिया अपने दोस्त की जेब से एक रेजर ब्लेड निकाल लेती है। जब कातिल उसके पास आता है तो विक्टोरिया वह ब्लेड उसके सीने में घुसेड़ देती है और उसका हथौड़ा लेने के लिए भागती है, लेकिन कातिल तुरंत उसे पकड़ लेता है। अब विक्टोरिया गड्ढे में गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी वह कातिल का चश्मा उतार लेती है।
जिससे वह कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। उसकी आंख पर एक अजीब सा निशान था। अब इसी बात का फायदा उठाकर विक्टोरिया वह हथौड़ा उठाती है और कातिल के सीने में मार देती है, जिसके बाद वह भी नीचे गड्ढे में गिर जाता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि यह वही बच्चा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और उस समय जो उसके पीछे भाग रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता थे जो उसे मारना चाहते थे। शायद यही वजह थी कि वह एक कातिल बन गया, लेकिन इसकी असली वजह हमें नहीं बताई गई। अब वह कातिल बाकी लाशों के साथ पड़ा था जिन्हें उसने है, जिनसे कहानी और साफ हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही।